यह समाजवादी आंदोलन के एक महानायक श्री मधुलिमय का जन्म शताब्दी वर्ष है और 8 जनवरी 1995 को उनका निधन हुआ था। इस तरह से जनवरी माह उनकी स्मृति शेष का भी एक विशेष महीना बनता है। मधुलिमय ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समाजवादी आंदोलन का पर्यायवाची बनाया था। इसलिए जब आप भारतीय समाजवादी आंदोलन की चर्चा करते हैं तो मधुलिमय का नाम एकदम से क्षितिज पर चमकने लगता है। और जब आप मधुलिमय की जीवन यात्रा की चर्चा करते हैं तो उनके जीवन के शुरू से आखिर तक का हर हिस्सा समाजवाद के दर्शन, समाजवाद के सपने, समाजवाद के कार्यक्रमों और समाजवाद की सफलता और असफलता से चिन्हित दिखाई पड़ता है। कौन थे मधुलिमय और आज उनकी क्या प्रासंगिकता है? इन 2 सवालों के बारे में नई पीढ़ी को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज का निर्माण में, उसकी निर्माण यात्रा में, उसका जो अतीत है, उसके जो नायक हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया, दांव पर लगाया, उनको अगर आप नहीं जानते तो समाज की बनावट के बारे में जो शिल्पी थे, जिन्होंने बहुत कुछ योगदान किया, उनको आप नहीं जानते। फिर आप एक अज्ञान के संसार में फंस जाते हैं और फिर आपको लगता है कि हमारे समाज की रचना में हमसे पहले जो समस्याएं सुलझाने के लिए लोग आए थे वो कौन थे, इससे हमको क्या मतलब। हमें आज की समस्याओं को समझना है और सुलझाना है, यही भूल हो जाती है। अगर हम मधुलिमय जैसे समाज सुधारकों के बारे में जानें तो उनकी सफलताओं और असफलताओं से आज जो हमारे सामने विरासत के तौर पर समस्याएं खड़ी हैं या उपलब्धियां हमें भरोसा देती हैं, दोनों का हमको ठीक ठीक अनुमान लग जाएगा। मधुलिमय के जीवन में 3 बड़े सपने थे। सबसे बड़ा सपना तो उनकी जवानी में था, जब विद्यार्थी जीवन में शिक्षा को अधूरा छोड़ के वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के आह्वान पर जेल यात्री बने और 1940 से 1947 के बीच कई बार उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन में एक बुनियादी योगदान की भूमिका निभाते हुए एक तरुण, एक विद्यार्थी के रूप में योगदान किया। उसके बाद उनके जीवन का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ, बड़ा अध्याय शुरू हुआ, जिसको आप कह सकते हैं प्रतिपक्ष का निर्माण और समाज के लोकतांत्रिकरण में सैद्धांतिक राजनीति का अनुसरण। ये समय तब था जब मधुलिमय संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, मधुलिमय समाजवादी आंदोलन और मधुलिमय गैर कांग्रेसवाद की रणनीति के साथ जुड़े। सबसे पहले तो उन्होंने समाजवादी आंदोलन के अंतर्विरोधों का सामना करते हुए भारत में मजबूत प्रतिपक्ष को सिद्धांतनिष्ठ बनाने की कसम ली, प्रयास किया और इसके लिए उनको उनके अपने ही वरिष्ठ समाजवादी साथियों का गुस्से का शिकार बनना पड़ा। उन्हें तब के समाजवादी संगठन से बाहर निकाला गया, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनकी मदद के लिए तब के वरिष्ठतम समाजवादियों में से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मधुलिमय की बात को समझा और दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र, बोलने की आज़ादी, असहमति के अधिकार की वकालत की। इस पर लोहिया भी निशाने पर आ गए। फिर लोहिया और लिमय ने मिल करके एक नई पार्टी बनाई, उसका नाम सोशलिस्ट पार्टी रखा। उस सोशलिस्ट पार्टी ने 1955-56 से लेकर के 1963 तक एकला चलो की नीति अपनाई। इसमें मधुलिमय खुद चुनाव में पराजित हुए, लोहिया पराजित हुए, ढेर सारे अन्य लोहिया लिमय के साथी पराजित हुए, लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इसके नतीजे के तौर पर समाजवादियों की एक पहचान बनी कि ये सिद्धांतनिष्ठ लोग हैं, इनको आप दबा नहीं सकते, ये टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन उसी समय एक राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए समाजवादियों ने पहले लोहिया के नेतृत्व में, फिर जयप्रकाश के नेतृत्व में परिवर्तन की राजनीति को प्राथमिकता दी और गैर कांग्रेसवाद के 2 अध्याय लिखे गए। इन दोनों अध्यायों के लिखने में मधुलिमय की अपनी भूमिका थी, लोहिया के साथ सांसद के रूप में और जयप्रकाश के साथ सत्याग्रही के रूप में। आज मधुलिमय की याद के तौर पर उनकी लिखी 110 से ज़्यादा हिंदी, मराठी और अंग्रेजी की किताबें हैं। कई आंदोलनों में उनका योगदान है। बिहार की धरती पर उनके नेतृत्व में पैदा एक नई पीढ़ी का एक चेहरा है, लोग हैं और देश भर में उनकी याद में
मधुलिमय जन्म शताब्दी समारोह मना रहे लोग हैं। आइए इनके जरिए जानें कि मधुलिमय कौन थे, उनका क्या योगदान था और आज उनकी क्या प्रासंगिकता है।